भाई अभी जो है मुकाबला चल रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। 5 T20 मैचों की सीरीज, इस 2 मुकाबले हो गए हैं, 3 बाकी हैं। ये जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, उससे पहले एक बात कहूंगा जो कल मैंने आपके लिए वीडियो की थी, कहीं ना कहीं जो है उसका ही एक इंपैक्ट था, जिसके बाद में सारी चीजें पब्लिश होने लग गई कि हाँ, मोहम्मद हफीज जिस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं चीजें, उससे खिलाड़ी शायद ना खुश हैं। और वो बातें फिर आपने देखा हर जगह रिपोर्ट हुई। तो कल जो भाई कह रहे थे कि आकाश भाई आप अपने आप से लिख रहे हो, मैंने कल भी क्रिकेट पाकिस्तान को कोट करा था और आज आप हेडलाइंस पढ़ लीजिएगा अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की भी, वहां पर भी ये सारी चीजें आई हैं। अब क्या उसका ही ये रिफ्लेक्शन है या केवल ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान की टीम में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? जो थर्ड T20 खेला जाएगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान पहले से ही 2-0 डाउन है, लेकिन अब तीसरे मैच में 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए साइम अयूब के साथ। इस समय कौन कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि व्हाई बाबर आजम, व्हाई नॉट फखर जमान। फखर जमान को ओपनिंग क्यों नहीं करनी चाहिए साइम अयूब के साथ? फखर अच्छी हिटिंग करते हैं, पावर प्ले का पूरा फायदा उठा सकते हैं, उनके पास अच्छे शॉट्स हैं, एरियल शॉट्स भी हैं, ग्राउंडेड शॉट्स भी हैं। तो व्हाई नॉट फखर जमान, व्हाई बाबर आजम? जैसा कल मैंने आपके लिए रिपोर्ट भी की थी कि जो कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एनओसीज ग्रांट करने के चक्कर में मोहम्मद हफीज और कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बीच कहीं ना कहीं कुछ मनभेद हैं। ये 11 में क्या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चेंजेस किए गए हैं वो लेजिट है। फखर जमान नंबर 4 पे क्या कर रहे हैं कि ऊपर जो बैटिंग करते हैं, टॉप 2 जो बैटर हैं, उनको डैसर होना चाहिए, डैसर होना पड़ेगा, तभी वो आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में ओपनिंग कर सकते हैं। कम से कम उसमें एक तो बहुत ज़बरदस्त डैसर होना चाहिए और एक साथ में रेगुलर रिदम पे खेलने वाला बैटर हो सकता है। तो साइम अयूब उस डैसर की भूमिका जो है वो पूरी कर रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। साइम अयूब से आप उम्मीद करेंगे, या साइम अयूब को जो रोल दिया गया है कि अगर वो 15 बॉल खेले तो उनके नाम 35-40 रन हों। अब्बास अफरीदी, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनको एब्डोमिनल इश्यूज थे, मसल स्ट्रेन का इशू था, तो वो इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। बाकी जो आपके 2 खिलाड़ी हैं वो है जी आमिर जमाल। आमिर जमाल ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी विद द रेड बॉल, आप बैटिंग देख रहे हैं, उनके 82 रन की वो ऐतिहासिक पारी खेली। उसके अलावा उन्होंने 6 फर लिए, 5 फर ले रहे हैं 2-2, लेकिन वो T20 में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए हैं। और मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि वो परफॉर्मेंस उनसे T20s में नहीं देखने को मिली। T20 में तो स्पेशली उसने अच्छा भी करा था जब घर में भी मैचेस हुए थे, लेकिन इट वाज नॉट मेंट टू बी। और आमिर जमाल यहां पर फ्लॉप हुए, काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कोई बॉलर साबित हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, वो आमिर जमाल रहा है इस T20 सीरीज में। उसके अलावा उसामा मीर की अगर हम बात कर लें, पहले दिन से ही कहा था भाई वो इफेक्टिव नहीं लग रहा, बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, एक आधा विकेट आ गया हाथ में और रन्स खा रहे हैं दुनिया भर के, तो ऐसे आप अपना प्लेस जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो वही चीज है, पाकिस्तान जिस ऑप्शन को चूज करते हैं वो उससे ज्यादा खराब करता है जिस खिलाड़ी को आपने सोचा था ये खराब कर रहा है। मतलब एक खिलाड़ी को सोच रहे कि ये खिलाड़ी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन जिसको आप पिक करते हो उससे ज्यादा खराब दे देता है। तो भाई आप चूज किसको करोगे? आप वापस उन्हीं खिलाड़ियों के पास जाते हो जो आपके पास अवेलेबल हैं। कि अगर सैम अयूब किसी मैच में 15-18 बॉल भी खेल लेते हैं, मतलब पावर प्ले तक 6 ओवर का पावर प्ले होता है, इस 6 ओवर में आधी गेंदें भी अगर वो खेल लेते हैं, तो पाकिस्तान टीम का टोटल स्कोर जो है 60, 65, 70, 75, 80 ऐसे हो सकता है 6 ओवर में। इसलिए साइम अयूब ओपन कर रहे हैं। मैं बाबर आजम को इसलिए कह रहा था कि बाबर आजम भी स्लो पेस से नहीं खेलते, पावर प्ले में रेगुलर चौके छक्के जमाते रहते हैं, चौके ज़्यादा छक्के कम, रेगुलर टाइम करते रहते हैं बॉल को। और उसके साथ अगर साइम अयूब होंगे तो डबल इफेक्ट होगा। साइम अयूब ये एश्योर्ड रहेंगे कि सामने से विकेट नहीं गिरेगा और फिर भी रन जो है ठीक ठाक तेजी से बन जाएंगे। तो डैसर्स ऊपर खेलते हैं, बाबर आजम एग्जैक्टली ए डैसर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की टीम ने जो है डैसर की जगह नंबर 3 पे एक रोल आता है एंकर का। इंडिया की ओर से आप देखते होंगे नंबर 3 पे विराट कोहली एंकर का रोल करते हैं। इंग्लैंड की तरफ से देखते होंगे डेविड मलान आते हैं। बाकी टीमों में भी आप देखेंगे नंबर 3 पे एक ऐसा प्लेयर आता है जो एंकरिंग करता है, जिससे उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो जब भी विकेट गिरे पहला, वहां से लेकर के मोस्ट पार्ट ऑफ द इनिंग, अगर 20 ओवर की इनिंग है तो 16, 17, 18 ओवर तक ले करके वो जाए साथ में, या 15 ओवर मिडिल ओवर्स पूरा खेल करके जाए, एक शॉट से विकेट नहीं गिरना चाहिए, एंकरिंग करे। लेकिन अब जो है कॉन्सेप्ट बदल गया है एंकर का, कि एंकर को भी फास्ट एंकर होना पड़ेगा। मतलब 120, 125 के स्ट्राइक रेट वाला एंकर नहीं चाहिए, अब 140, 145 वाला स्ट्राइक रेट वाला एंकर चाहिए।
पाकिस्तान की प्लेइंग 11 चलाएंगे कि भाई 3 चेंजेस एज इट इज हैं, तो बॉलिंग फ्रंट में ही है, बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रंट में है। बैटिंग ऑर्डर आपका वो बिल्कुल सेम है, मोहम्मद रिजवान है, सैम अयूब है, बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, आजम खान, मोहम्मद नवाज की एंट्री हो गई है ओसामा मीर की जगह। और आपने देखा भी था एक बैटर कमी पड़ गए थे, आखिर में वो मोहम्मद नवाज के पास वापस से पाकिस्तान की टीम जा रही है। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस राफ एंड जमान खान, ये आपका लाइनअप है। जमान खान की एंट्री हो गई है और मोहम्मद वसीम जूनियर की। जमान खान T20 स्पेशलिस्ट, तो ये चीज है कि अब आपके खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। अब्बास अफरीदी ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन द थिंग इज उनका इंजरी का मसला है। लेकिन आमिर जमाल और ओसामा मीर, उनके लिए तो आप कह सकते हो कि बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन दोनों की तरफ से आई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। नंबर 2 डैशर, नंबर 3 पे एंकर, नंबर 4 वो पोजीशन है जहां पे ज्यादातर टीमें इस समय एक खास रोल के लिए खास प्लेयर को ढूंढती है। वो रोल क्या है? वो रोल इसलिए है क्योंकि नंबर 4 का जो बैटर होता है उसके बारे में माना जाता है कि मोस्टली वो मिडिल ओवर्स पे बैटिंग करेगा। मोस्टली, कभी कभी इमरजेंसी में 2 विकेट गिर गए पावर प्ले के अंदर ही तो वो कर ले, लेकिन मान के आप चलते हैं कि 2 विकेट 5-6 ओवर के आसपास जाकर के 2 विकेट गिरेंगे और उसके बाद मोस्टली वो 7वें ओवर से लेकर के लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स जो है वो जाएगा। तो इस पीरियड में जो होता है आप देखेंगे ज़्यादातर टीमों के स्पिन बॉलर्स ऑपरेट करते हैं। मिडिल ओवर्स अगर 10 ओवर का होता है, पहले 6 ओवर पावर प्ले के हो गए और आखिरी के 4 ओवर जो है डेथ ओवर्स के हो गए, 10 ओवर इधर हो गया और बीच के जो 10 ओवर्स बचते हैं ये मिडिल ओवर्स का पीरियड होता है। तो मिडिल ओवर्स में आप देखेंगे ज़्यादातर टीमें अपने स्पिनर्स को लेकर के आती हैं। तो इन स्पिनर्स को टैकल करने के लिए अब ज़्यादातर टीमें नंबर 4 पे एक स्पेशलिस्ट स्पिन हिटर को रखना चाहती है, जो स्पिनर्स के खिलाफ भी बॉल को चौका या छक्का, मोस्टली छक्का के लिए स्पिन हिटर्स जो होते हैं मोस्टली 6 हिटर्स होते हैं, छक्का मार सके ऐसे बैटर की तलाश की जाती है। इस रोल के लिए पाकिस्तान की टीम में हम पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के जो करता धरता है उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है कि फखर जमान स्पिन के खिलाफ काफ़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, रेंज हिटिंग करते हैं। मतलब हर बॉल पे चौका छक्का नहीं जमाएंगे, लेकिन अगर 10 बॉल खेलेंगे तो हो सकता है उसमें 3 या 4 छक्के वो जमा देंगे। तो इस रोल के लिए कि मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान का रन रेट बहुत ज़्यादा ना गिरे और कोई स्पिनर अगर अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है उसके खिलाफ भी बढ़िया शॉट लगाने वाला बैटर हो, तो उस खूबी के लिए, उस 6 हिटर रोल के लिए फखर जमान को सेलेक्ट किया गया। और टीम में भी बहुत ज्यादा इनकी बवाल चल रहा है, कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आपके मैनेजमेंट और आपके कप्तान ही सेम पेज पर ना हो, आपके टॉप प्लेयर्स क्या है वो एनओसी मांग रहे हैं, आपकी टीम की जलालत हुई हुई है और आप कह रहे हो कि हमें IL T20 खेलना है, हमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलना है और टीम आपकी बिल्कुल ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस चीज को दर्शाती है कि क्रिकेट पर फोकस नहीं है। वहां पर वही है कि आपके खिलाड़ियों की अलग सोच है, मैनेजमेंट अलग सोच में जा रहा है, ओवरडू करी जा रही हैं चीजें। मोहम्मद हफीज डिसिप्लिन दिखा रहे हैं तो खिलाड़ियों को वो रास नहीं आ रहा है कि भाई मीटिंग कंडक्ट कर रहा है तो इतनी बड़ी मीटिंग क्यों कंडक्ट कर रहा है भाई। तो कहीं ना कहीं यही है कि कुछ इधर उधर चीजें हैं। बस पाकिस्तान, मैं चाहता हूं पाकिस्तान की टीम एक चेंज करे, साइम अयूब के साथ बाबर आजम को रखे ओपनिंग में, नंबर 3 पे आप रिजवान को रख सकते हैं, रिजवान एक अच्छा एंकर रोल भी कर सकते हैं, और नंबर 4 पे आप फखर जमान को रखिए, उसके बाद आप बाकी प्लेयर्स को रखिए। इंडिविजुअली कोई कुछ अच्छा कर दे, बाबर कर दे, आपके रिजवान कर दे, शाहीन कुछ कर दे, इंडिविजुअली कुछ कर दे, एज अ ग्रुप वो इकट्ठे होकर परफॉर्मेंसेस वो नजर नहीं आ रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड की जो अनाउंस हुई है उसमें पाकिस्तान टीम में 3 बड़े बदलाव नजर आए हैं, जिनमें पहला तो ओसामा मीर, जो पहले ही कहा जा रहा था कि नवाज को इनकी जगह होना चाहिए था क्योंकि नवाज बैट भी अच्छा कर लेते हैं। दूसरा चेंज अब्बास अफरीदी का किया गया है, उनको कुछ स्टमक प्रॉब्लम थी, इंजरी थी, इसलिए उनकी जगह वसीम जूनियर को लाया गया है। हालांकि अब्बास ने अच्छी बॉलिंग करवाई लेकिन ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा बदलाव आमिर जमाल को लेकर हुआ है, आमिर जमाल को बाहर किया गया और जमान खान को लाया गया है। नो डाउट जमान खान जबरदस्त T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आमिर जमाल को 2 मैचेस के बाद ही ड्रॉप कर देना उनके साथ ज्यादती है। उनके टैलेंट पे किसी को शक नहीं है, आजम खान टीम में ही है, हालांकि वो भी दोनों मैचेस में बुरी तरह नाकाम हुए और आजम खान तो बैट के अलावा ना फील्डिंग, ना बॉलिंग और ना ही रनिंग बिटवीन द विकेट कर सकते हैं। लेकिन मोइन खान के बेटे होने की वजह से उनको चांस दिया गया है और आमिर जमाल जैसे टैलेंट को बाहर कर दिया गया, मतलब एक दफा फिर पर्ची चल गई है। खैर, आप देखते हैं पाकिस्तान किस नई हिकमत अमली के साथ T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैदान में उतरती है। आप लोगों को इस पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।